चलिए श्रृंखला के बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था चल रहा है ना। देखिए पढ़ने का तरीका आपको पता ही हो कैसे पढ़ना है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जैसे मैं लेक्चर आपको बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड कर डाल रहा हूँ, उसके उस लेक्चर के फ्रंट पे ही आपको जो है मतलब जो थंबनेल है उस पर आपको चैप्टर का नाम दिख जाएगा। ठीक है, आपको पीडी 365 में जो चैप्टर नहीं समझ में आते हैं, जो चैप्टर या लग रहा है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का या बोरियस टाइप लग रहा है या वैसे, उसको आप उठाइए, आराम से सुनते चले जाइए। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा, आराम से कुछ नहीं करना है, लेक्चर शुरू करिए, आराम से देखते चले जाइए। भाई हेल्प भी तो कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो कि नहीं कमियाँ देखो, कमियाँ निकालने कोई मतलब है नहीं वो जमाना गया। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल कौन सा है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार PSEL संबंधी मानदंड में संशोधन, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। सुर्खियों में क्यों था, देखते हैं सुर्खियों में क्यों था, है ना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने PSEL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग संबंधित दिशा निर्देश में संशोधन किया है। सवाल ये किसने संशोधन किया है? RBI ने। ठीक है, किसमें किया? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL। ठीक है, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जिन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है, जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है। ध्यान दीजिएगा, इस संशोधन का उद्देश्य क्या है कि उन जिलों में लघु ऋणों, जो छोटे ऋण होते हैं यानी कम राशि वाले ऋणों को बढ़ावा देना। ठीक है, जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और क्या, और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है, लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अब सवाल ये संशोधन अगर हुआ है तो उस संशोधन में क्या क्या मेन रहा होगा। यूपीएससी देखिए सिंपल से छोटे मोटे चीज नहीं उठाता, यूपीएससी उठाता है एकदम मतलब मेन पॉइंट उठाता है, तो आपको उसको तैयार रखना। अब इसी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकल लेक्चर जो लंबा चलेगा, बड़े बड़े लेक्चर होंगे, या मतलब कि एक एक टॉपिक कंप्लीट करने में शायद 3-4 लेक्चर कंप्लीट लग जाएं। कारण ये है, इसको अच्छे से करना है, डिटेल में करना है, लाइन बाय लाइन करना है और मीनिंग के साथ करना है। ठीक है ना, कहीं जैसे पॉलिटी वगैरह क्या होगा पढ़ करके आसानी समझ आ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा, समझाना पड़ेगा। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग संबंधी मानदंड। अब ये मानदंड कौन कौन सा, सवाल ये है पहले इसको देखिए। इंसेंटिव फ्रेमवर्क, इसमें क्या है, इसके तहत कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए, कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, के लिए वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाला, वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाला कौन सा वाले इंसेंटिव फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किसका? इंसेंटिव फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिन जिलों में ऋण वितरण कम, प्रत्येक व्यक्ति 9,000 रुपये से कम है, जिन जिलों में ऋण वितरण मतलब ऋण जो कम वितरण हुआ है वो कितना, 9,000 से कम हुआ है, जिन जिलों में ऋण वितरण कम है वहाँ PSEL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को अधिक भारांश मतलब 125 मतलब 125% दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 100% से ऊपर है, बस इतना पता रहना चाहिए और कुछ नहीं। तब तो ये पता रहना चाहिए, अगर आपके स्टेटमेंट में 20% आ रहा, 25% आ रहा, आप कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि 100 काट निकलना आगे। ठीक है, ये तो रहा क्या, इंसेंटिव फ्रेमवर्क। अब एक आता है डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क। ये क्या है देखिए, डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क क्या है, पहले से ही अधिक ऋण प्राप्त करने वाले जिलों में, पहले से ही अधिक ऋण, इसमें क्या है, अधिक ऋण। अब इसमें क्या है, कम ऋण प्राप्त करने वाले, ऊपर वाला जो इंसेंटिव था। ठीक है, प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक, प्रति व्यक्ति कितना, 42,000 से ऊपर। PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को कम भारांश मतलब 90% दिया जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर जब बात आएगी इंसेंटिव फ्रेमवर्क में तो 125%, और जब बात आएगी डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क में तो 90%। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। लिमिट अगर याद रखना है, प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक, और यहाँ पर प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम। तो ये रहा आपका इंसेंटिव फ्रेमवर्क, अभी तो डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, दोनों टर्म्स कम से कम आपको एक समझ इसमें जो है डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, अब अन्य जिले की बात कर लें। अन्य जिले में क्या है कि कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों को छोड़ करके अन्य जिलों में भारांश कितना है, 100% के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा। मतलब कि एक तो है कि नॉर्मल 100%, इसके ऊपर कितना है 125%, और इसके नीचे कितना है 90%। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तीनों पॉइंट। ठीक है, चलिए
अब आता है एमएसएमई ऋण। एमएसएमई ऋण ये क्या है? एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण पीएसएल श्रेणी में आएंगे, पीएसएल श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, है ना, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, है ना, यही तो है ना। अब देखिए, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या है? पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। अब बात आती है कि ये पीएसएल है क्या, बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या। अब इसके बाद थोड़ा सा आराम से एक लाइन समझ चलिए, समझेंगे नहीं कोई मतलब का नहीं है, इकोनॉमी मतलब समझना है। चलिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का आशय उन क्षेत्रकों से है जिन्हें सरकार, एक सरकार आ गया और आरबीआई, देखिए सरकार अलग है आरबीआई अलग है, ध्यान रखिए इसको, मैंने शायद पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। सरकार और आरबीआई देश के विकास के महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। उन क्षेत्रों जिन्हें सरकार और आरबीआई देश के विकास के महत्वपूर्ण मानते हैं। बैंक ऋण के मामले में ध्यान दीजिएगा, बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को क्या कर दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राथमिकता, मतलब प्रायोरिटी क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब जिनकी प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी क्या लिखा है? प्राथमिकता प्राप्त। ऐसे क्षेत्र जिनको प्राथमिकता दी गई है उनको उधार की बात हो रही है, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कब कब ये बात समझ में आई होगी कि पीएसएल बेसिकली है क्या, ठीक है। अब बात क्या करते हैं? उद्देश्य की। उद्देश्य में क्या है? समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों तक, समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों तक, पिछड़े क्षेत्रों तक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऋण, सर पिछड़े तो हम भी हैं अब अपन तुलना करे बात अलग ना, सर पिछड़े तो हम भी हैं, हमके पास सर बताइए रूम रेंट देने लायक पैसा नहीं होता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बताइए 10 रुपये चॉकलेट के लिए अब आप रो रहे हैं, सर हमको लोन भी मिल जाता, मज़ा आया था। भाई ऐसे लोग नहीं मिलता है ऐसे लोग कुछ मिलने नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी उम्मीद मत रखिए, ये बात पढ़ते रहिए आराम से, है ना। तो उद्देश्य क्लियर हो गई बात, कन्फ्यूज मत होइएगा। पीएसएल चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, प्राथमिकता क्षेत्र की अवधारणा को 1972 में औपचारिक रूप दिया गया था। कब? 1972 में। आज क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट हो गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग समितियां कौन कौन समझे? स्थिति से क्वेश्चन बनता ही है कि गार्डियन समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा प्राथमिकता क्षेत्र, प्राप्त क्षेत्र से। घोष समिति किससे संबंधित है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से, ठीक है ना। तो ये कब के हैं? गार्डियल समिति 1969, घोष समिति किस कब का है? 1982। तो ये सब मतलब पता होना चाहिए, हाँ इससे रिलेटेड कोई समितियां है कि नहीं है। तो ये दोनों इससे संबंधित रिलेटेड संबंध जो है समितियां हैं, ठीक है। पीएसएल सर्टिफिकेट, ये क्या है? पीएसएल सर्टिफिकेट भी होता है, अभी तक पीएसएल जाना, अब पीएलएससी भी हो जाएगा, लस्सी नहीं पीएलएससी, पीएसएलसी। चलिए क्या है इसमें जरा भी देखते हैं। यह बैंकों को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है, सिंपल सी बात है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र ही रहेगा, जो दर्शाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट वाले बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित पीएसएल, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य को पूरा कर लिया है, मतलब उसके लिए क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। पीएसएलसी का उद्देश्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करने की स्थिति में इन इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद के माध्यम से बैंकों को पीएसएल संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाना तथा टारगेट से अधिक पीएसएल ऋण देने वाले बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। क्लियर बात? ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि पीएसएल के अंतर्गत श्रेणियां, पीएसएल के अंतर्गत जो है कौन कौन सी श्रेणियां हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा है? कृषि है, होना ही है, कृषि नहीं रहेगा ऐसा कैसे हो जाएगा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई रहेंगे ही, निर्यात संबंधी ऋण रहेंगे, शिक्षा रहेगा, आवास रहेगा, सामाजिक अवसंरचना रहेगा, नवीकरणीय ऊर्जा रहेगा, अन्य में कुछ भी आ जाएगा। अब अन्य में ये बात बाद में तय होती रहेगी ना। इन श्रेणियों में कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त उपलक्ष्य भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए लघु एवं सीमांत किसान, उदाहरण के लिए लघु एवं सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह, एससीज और एसटीज, दिव्यांगजन।
क्लियर होगी बात। ये सब छोटे छोटे कुछ पॉइंट थे। उम्मीद है कि आपको एक अच्छी सी पकड़ बन जाएगी, सुनते सुनते ना एक पकड़ तो बन ही जाएगी कि क्या क्या है बेसिकली। देखिए अब आता है विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए पीएसएल हेतु लक्ष्य उपलक्ष्य। लक्ष्य उपलक्ष्य देखिए क्या क्या है। घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक। घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक। इसमें क्या है देखिए, एक क्या है कि 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक एक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक है, और एक है लघु वित्त बैंक। शायद इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। जब आप स्टैटिक पढ़े होंगे तो उम्मीद है कि आपने कुछ कुछ पढ़ा ही होगा। सर हम पढ़ते कहाँ हैं, हम बिना पढ़े यूपीएससी निकालेंगे। बताएंगे सबको कि हम तो किताब यूपीएससी बिना किताब उठाए, मैंने आज तक यूपीएससी की एक किताब नहीं उठाई है और मैं यूपीएससी का टॉपर रहा हूँ। सर जब तक ऐसा लाइन न लिखा जाए मेरे लिए तो क्या मतलब रह गया क्या मतलब रह गया। मतलब बाकी सब तो ठीक है, फालतू में ढेर सारा किताब लेके बैठे हैं, अब बिना किताब उठा के पढ़ेंगे। चलिए समग्र प्राथमिकता क्षेत्र क्या है देखिए कि इसमें क्या है। अब इसी को आराम से समझते एक करके। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC नाम याद रखिए। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैंक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर CEOBE का 40% जो भी अधिक हो। ठीक बात है, जो भी अधिक हो, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, कहाँ गया, रुक रहिएगा। अब ये जो है देखिए इधर क्या है कि घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान, क्या हो गया भाई, ये देखो घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान ये जो है कौन, 20 से अधिक शाखाओं 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के बारे में बात हो रही है ना। अब क्षेत्रीय ग्रामीण क्या है, ANBC या CEOBE का 75%। और देख रहे हैं क्या है, ये समग्र प्राथमिकता वाले क्षेत्र की बात हो रही है। और कुछ मत समझिएगा, समग्र मतलब पूरा पूरा कंप्लीट बात हो रही है। और लघु वित्त में क्या होता है कि ANBC या CEOBE का 75% जो भी अधिक हो। ठीक है 75%, मतलब कि यहाँ पर दोनों आप देख रहे होंगे सेम दिख रहा है, जो भी अधिक हो। और ये क्या है 20 जो ये है ये घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान है। ये रहा दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट। अब बात आती है कृषि के बारे में। क्या किस बारे में बात आ रही है, कृषि की। कृषि में क्या है देखिए कि ANBC या CEOBE का 18% जो भी अधिक हो, है ना। इस ऋण में से लघु एवं सीमांत किसानों को 10% देना होगा। कितना देना होगा, 10%। और यहाँ पर तो लागू ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान ही है। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आया था क्या, घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान, और यहाँ पर इस पे आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान। बस टेबल याद रहेंगे ना, पता है कम तुक्का मार दे, आएगा नहीं आएगा बात अलग है, ये छोड़ ही दीजिए। हमें हर कदम पे जब आप यही सोचेंगे आएगा नहीं आएगा फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए सोच मान के चलना है कि आएगा। ठीक है, अब आता है MSME के बारे में। देखिए अब MSME में क्या स्थिति है कि ANBC या CEOBE का 7.5% जो भी अधिक हो। ठीक है, अच्छा तो कुछ टर्म्स आपको देखिए मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं ना, ये इसमें लागू ही नहीं है। अब देखो ये घरेलू वाणिज्यिक बैंक समान, घरेलू वाणिज्यिक बैंक समान, कॉमन सी बात है। कमजोर वर्गों को अग्रिम सहायता, इसमें क्या है, इसमें देखिए कि ANBC वही फिर रिपीट किया, यहाँ पर कितना 12%, अच्छा 7.5%। ठीक है, यहाँ पर लागू ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 15% की बात हो रही है, और यहाँ पर घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान है। ठीक है, नोट याद रखिएगा। PSL संबंधित दिशा निर्देश प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, ये कुछ रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल है, मान के ध्यान रखिएगा तो अच्छी रहेगा। अब क्या शुरू होता है, टाइम क्या हुआ, 14 मिनट। मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, इसमें क्या है MIBOR। देखिए चर्चाओं में क्यों था, सुर्खियों में क्यों था, देखिए क्या है। हाल ही में RBI ने MIBOR की गणना की पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश की। किसने किया है, RBI सिफारिश की है कि और अधिक लोकप्रिय डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का प्रस्ताव
किया है। क्लियर बात। अब सवाल यह है कि MIBOR है क्या। पहले इस बात कर लेते हैं कि MIBOR है क्या। बेसिकली देखिए, MIBOR के बारे में क्या है। यह एक ब्याज दर बेंचमार्क है। क्या है MIBOR, नाम से पकड़िएगा, मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट, है ना, आउटराइट रेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यह एक ब्याज दर बेंचमार्क है ब्याज दर बेंचमार्क है जिस पर कोई बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना जमानत के धन उधार लेता है। कोई जमानत नहीं लगती, कोई जमानत नहीं लगेगी। एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये एक ब्याज दर बेंचमार्क मतलब कि ब्याज से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं पर कुछ चर्चा वो नहीं हुआ है। मुंबई मतलब ये तो इस स्टेट शहर का नाम है, एक इंटर बैंक बैंक की बात हो रही है, और यहाँ पर आउटराइट की बात हो रही है यहाँ पर देखिए, और ये रेट है। रेट से आप दर पता कर सकते हैं, हाँ दर है, लेकिन ब्याज दर है ये बात आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर MIBOR आएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे किससे रिलेटेड है, क्योंकि देखो बहुत फेमस नहीं है, तो हो सकता है यही पूछ ले कि किससे संबंधित है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए आप जब पहले से मेंटली रूप से तैयार रहिएगा। ठीक है। अब क्या आता है गणना और प्रकाशन। इसमें क्या है, गणना और प्रकाशन में जो चीज़ फेमस ना हो, मान लीजिए कि उसका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, जो बहुत फेमस हो उसमें कठिन क्वेश्चन बनता है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। ठीक है। गणना किस आधार पर की गई, ये देखिए क्या है कि इस ब्याज दर का निर्धारण नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम यानी NDS कॉल सिस्टम में पहले घंटे में किए गए कारोबार के आधार पर किया जाता है। तो ये रहा कुछ MIBOR के बारे में, है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में, लीबर के बारे में। लीबर ये क्या है, देखिए भारत के लंदन इंटरबैंक ऑफ ऑफर्ड रेट LIBOR, है ना, पर निर्भरता की समाप्ति। भारत की लीबर पर निर्भरता की समाप्ति, ऐसा कुछ हुआ क्या। देखिए पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक और RBI द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। क्या बैंक क्या करें, RBI ने बैंकों और RBI द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, इसमें उन्हें लीबर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया था। देख रहे ना, लीबर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए, ध्यान रखिएगा। लीबर क्या है फिर, इसके बारे में ज़रा देखिए कि बेसिकली लेबर नहीं है सर, लेबर बोल रहे हैं क्या, हमको लग रहा है जो आप चौराहे पे लेबर वाला खड़े रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप। नहीं भाई, नाम से पकड़ी थोड़ा सा। आप UPSC एस्पायरेंट है सर, मैं UPSC एस्पायरेंट हूँ। अरे मुझे पता ही नहीं चला, तो आपने एहसास दिला दिया मुझे। खैर आते पॉइंट पे, लीबर एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। किसकी तरह, मीबर की तरह। मीबर की तरह लीबर है। लीबर मतलब क्या है, लंदन, और मीबर मतलब M फॉर क्या है, मुंबई। बस इतना याद रखना है ना। ये भी क्या है, एक वैश्विक बेंचमार्क है। किसका, ब्याज दर का। ये ब्याज दर का बेंचमार्क है, पता ही आपको। सरल शब्दों में कहें, लीबर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर, क्योंकि लंदन बात हो रही है ना, तो वैश्विक स्तर बात हो रही है ना। लीबर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए, ब्याज दर की तय करने की बात हो रही है, तय करने के लिए एक बेंचमार्क या संदर्भ दर के तौर पर किया जाता है। ठीक है, बेंचमार्क ये भी किसकी बात है, ब्याज दर की। लीबर भी मीबर भी दोनों, बस अरे लीबर मीबर याद रखिए सर। अगर वो UPSC नीर और रीर पूछ सकता था, लीबर मीबर नहीं पूछ सकता क्या, पूछेगा तब याद आएगा। सर पूछा था, हम तो पढ़े नहीं, तो याद रखिएगा। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटर बैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए, अल्पावधि के लिए, ध्यान रखिएगा। अब एक आता है कॉल मनी मार्केट। ये कौन सा मार्केट है, कॉल मनी। शब्दों को बच्चे समझिएगा, ये इकोनॉमी है, ये नहीं कि चलो ठीक गुरुजी पढ़ लिए जाएंगे, तुक्का मार आ जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर तो हो गया काम, है ना। क्या है कॉल मनी मार्केट, सुनिएगा। यह एक वित्तीय बाजार है सर, बाजार है, मार्केट नाम में, नाम में जुड़ा है, कॉल मनी मार्केट, मार्केट बात बाजार है भाई, है ही। क्या है इसमें, यहाँ वित्तीय संस्थान और बैंक अल्पकालिक जरूरतों के लिए धन उधार लेते व देते हैं।
धन का क्या करते हैं, उधार लेते हैं और देते हैं। किसके लिए, अल्पकालिक जरूरत में, बहुत कम समय के लिए जरूरत की बात होती है, तो वहां पर क्या करते हैं लोग, धन का उधार कर लेते हैं, उधार देते हैं वित्तीय संस्थान। ठीक है, कहाँ, कॉल मनी मार्केट में। किस, बस ये टाइम याद रखिएगा कि अल्प समय के लिए होता है, ये नहीं कि 2-3 साल के लिए, नहीं, बहुत कम समय के लिए होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी पॉइंट इसमें क्या है, आरबीआई ने वैकल्पिक संदर्भ दर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, है ना, ऐसा कुछ भाई यार, और क्या है, आरबीआई ने वैकल्पिक संदर्भ दर की एक प्रणाली स्थापित की है। सर ऐसा भी हुआ है क्या, हम तो कभी सुने ही नहीं ऐसा भी हुआ है। तो याद रखिएगा कि आरबीआई ने वैकल्पिक संदर्भ दर की एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय मुद्राओं की एक बास्केट में दरें चुनने की सुविधा प्रदान। क्या बात है, देख ना, मतलब ब्रिटिश पाउंड की बजाय एक बात हो रही है, ब्रिटिश पाउंड नहीं है, ब्रिटिश पाउंड की बजाय एक बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन, इंटरनेशनल, देख रहे ना, वहाँ पर जो है मुद्राओं की एक बास्केट से दरें चुनने की बात हो रही है, क्योंकि अपने आप में क्या है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब एक आता है कि लीबर के विकल्प कौन सा हो सकता है, सर इसका विकल्प भी कुछ है क्या, लीबर मिबर, क्या सर यही ज़िंदगी रह गई है इस उम्र में, लीबर मिबर का यही करते रह जाए ज़िंदगी भर, तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसके अल्टरनेट विकल्प बारे में बात कर लेते हैं, क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR, सोफर, लोफर नहीं है सर, लोफर बोल रहे हैं क्या, सोफर, SOFR, सर अपने क्यों बोल रहे हैं, FER है ही नहीं, तो अपना मान लीजिए, याद कर लीजिए, ये देखिए क्या है, US से मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट मिफर, भारत संघाई इंटरबैंक ऑफर रेट शिबर, क्या सर, लिबर मिबर शिबर, अच्छा ऐसा भी है चीन टोक्यो इंटर बैंक ऑफर रेट टिबर, अच्छा अब मजा आया सर पढ़ करके, एक मिफर, एक सर देखिए, एक तो हमने क्या पढ़ा, मिबर पढ़ लिया, एक लिबर पढ़ लिया, एक नया आ गया, फिर मिफर आ गया, मिफर पढ़ लिया, और फिर उसी में आ गया शिबर भी आ गया, अच्छा शिबर भी पढ़ लिया, अच्छा उसी में एक टिबर आ गया, टिबर भी पढ़ लिया, मिफर लिबर शिबर टिपर क्या सर, याद रखिएगा, मजाक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिफर भारत, देखिए सोफर, अच्छा सोफर सर आप नाम नहीं लिखे, सोफर कहाँ सा, सोफर US से, मुंबई मॉडिफाइड है, देखिए ये कहाँ का है, भारत, ये शिबर कहाँ पर, शिफर नहीं, शिबर कहाँ पर है, ये सोफर है, ये शिबर कहाँ पर है, चीन में है, और ये टोक्यो वाला कहाँ पर है, टिबर जापान में है, जापान याद है सर, जापान तो याद रहेगा, बाकी दुनिया याद रहे चाहे नहीं याद रहे। चलिए टाइम क्या हुआ, ये तो एक ही मतलब आर्टिकल पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, फिर तो हो चुका काम, 1-2 ही खत्म हो रहा है। इकोनॉमी मैं तो रहा हूँ, लगेगा टाइम इसमें, मैं तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे टर्म्स हैं, भागते चले जाएंगे हम भी, आप भी भागते रह जाएंगे जल्दी, तो टाइम लगेगा। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, FBIL, सर बिल तो सुना था, FBIL का लगा देने क्या मतलब बिल तो हम जानते थे, ये बिल जानते थे सर कि हम डबल BIL वाला जानते थे वैसे याद रखिए, ठीक है, चलिए ठीक है, FBIL, कौन बिल, FBIL, इसमें क्या है देखिए, उत्पत्ति, FBIL का गठन 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था, प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा हाँ सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, ठीक है। इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिमड़ा, इस सर फिमड़ा, नाम गजब के हैं, फिमड़ा, आज से हम किसी को बोल देंगे फिमड़ा और तुरंत हो जाएगा लफड़ा फिमड़ा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडाई, अच्छा फेडाई है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के पास है, देख रहे ना, इसका स्वामित्व की बात हो रही है, किसका, FBIL का। सर गजब की इकोनॉमी पढ़नी पड़ रही है, क्या बताएं। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य भारत में मुद्रा बाजार मनी मार्केट जानते होंगे, मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों विदेशी मुद्रा संबंधी बेंचमार्क विकसित करना, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना,
तथा उस पर नज़र रखना। सर नज़र लगा दें क्या? नज़र रखने की बात हो रही है, नज़र लगाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है। और विनियमन FBIL को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है मेरे भाई। आपको लग रहा होगा सर FBIL कौन करेगा, इसमें तो लिखा हुआ है सर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ, तो सर RBI तो हो नहीं सकता, तुक्का मारेंगे, गलत कर देंगे। नहीं भाई, क्या FBIL कौन विनियमित करता है? RBI। ठीक है। तो काफ़ी टाइम भी हो गया, सोच रहे हैं आर्टिकल यहीं पे रोक दें, क्योंकि देखने की कितना बड़ा आर्टिकल है, ये लेगा टाइम है ना। कोई नहीं, आराम से चलेंगे। ठीक है, तो कल से आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। RBI द्वारा अधिशेष अंतरण, RBI सरप्लस ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करेंगे? सर अपने घर में जाकर के RBI के अध्यक्ष अपने बीबी को जाकर पैसे देंगे, लो आज मैं तुमको जो है पैसा बचा के लाया हूँ, अंतरण कर रहा हूँ। तब तो सरकार तुरंत जो है पकड़ेगी रिमांड में। अच्छा बताते तुमको। खैर आज के दिन रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आराम से चलेंगे। ठीक है, ओके।